एक बच्चा मुझसे सवाल कर रहा था कि सर अभी थोड़े दिन पहले ना जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? वो चुनाव आते-आते एकदम थम सा कैसे गया? तो एक्चुअली देखो उसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन किसानों ने उस प्रोटेस्ट को वहाँ से रोका तो है लेकिन कुछ इस तरीके से रोका है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो कोई बात नहीं तुम्हें हम लोग देख लेंगे, हमारे पास भी एक ताकत है और वो है वोट की ताकत। आप लोगों ने आजकल देखा होगा स्पेशली हरियाणा स्टेट के अंदर देखा होगा कि कुछ राजनेताओं का बड़ा कड़ा विरोध हो रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले दुष्यंत चौटाला किसी गांव में गए थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ियां रोक ली गई। गांव में आने से पहले ही कहते जाइए महाराज बाहर जाइए। अशोक तंवर सिरसा के अंदर उनका विरोध हुआ था। ये वही लोग हैं जो थोड़े समय पहले कह रहे थे कि किसान किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, ये किसान की आड़ में बैठ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो, इस बात पे हम कुछ कहें उससे पहले हम एक बात ये करते हैं, मैं मेरी समझ बता रहा हूँ, ये आपकी समझ भी हो सकती है यहाँ पे अलग। चलो मान लेते हैं कि ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, लेकिन एक बात ये आती है कि क्या आप लोगों ने इनकी बात सुनी? क्या आप लोगों ने इनका मसला सुना कि एक्चुअली किस बात पे बैठे हैं ये? क्या कोई उग्रवादी ये कहता है कि हमारे फसलों के ऊपर एमएसपी दीजिएगा? एक्चुअली इनकी किसानों की डिमांड क्या थी? किसानों की डिमांड तो ये थी ना कि भाई मार्केट से हम कोई भी सामान लेके आते हैं, टूथब्रश लेके आएँ, पेस्ट लेके आएँ, हम लैपटॉप लेके आएँ, मोबाइल लेके आएँ, कुछ भी सामान लेके आते हैं तो हमें एक रिटेल प्राइस पे मिलता है, उसका प्राइस फिक्स होता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट हम जब बेचने जाते हैं तो उसका प्राइस तुम तय करते हो। भाई तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस चलो ठीक है, तुम पहले से बता देते हो कि ये पेस्ट मिलेगा 50 रुपये का, तो 50 का ही है। अगला बता भी देता है देखो इस पे एमआरपी लिखा हुआ है। तो मेरे वाली चीज़ का भी कोई टैग होना चाहिए, कोई प्राइस होना चाहिए, एटलीस्ट क्राइटेरिया हो, लेवल हो कि इससे नीचे ना जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है और किसान इसी चीज़ को तय करवाने के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहा है, ना केवल एक दिन से बल्कि कई दिनों से। इसका एक क्राइटेरिया है, डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूला भी है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो के अंदर। पर कोई उग्रवादी या कोई आतंकवादी ऐसे थोड़े ना मसलों पे बात करेगा। बहुत लंबे टाइम से डटा रहा किसान बेचारा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी एक ना सुनी गई और इनको एक्चुअली एमएसपी देने की बात भी की गई। हालांकि ये देखो कहते हैं, आप कहीं ये पढ़ोगे मिसलीड हो सकते हो कि किसानों को सरकार ने एमएसपी दे रहे थे लेकिन किसान माने नहीं, तो करके लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो किसान उग्रवादी थे या इनको जो मिल रहा था ले क्यों नहीं रहे हैं, आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। पहली तो बात यार, कौन चाहता है कि रोड के ऊपर बैठे, कौन प्रोटेस्ट करे, किसको इतना समय है? कोई ना कोई तो दिक्कत रही होगी, ढोलक बजा तभी तो आवाज़ आई होगी, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किसानों को एमएसपी सरकार जो दे रही थी ना, जिन पे दे रही थी उन पे लेने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उड़द दाल पे दे रही है, सरसों पे दे रही है, मान लो चने पे दे रही है, अरहर पे दे रही है, मूंग पे दे रही है, इन पे एमएसपी दे रही है। तो सर क्या दिक्कत है इन पे? ये जो फसलें हैं ये पूरे राज्य में नहीं होती है, या स्पेशली मैं बात करता हूँ हरियाणा पंजाब स्टेट की, तो यहाँ पे पूरे राज्य में इन फसलों को नहीं उगाया जाता है। ये कुछ इलाके के अंदर उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो पूरे राज्य में क्या होता है, पूरे राज्य में एक्चुअली जो ज़्यादा फसलें होती है वो है गेहूं है, चावल है, कपास है, ये फसलें ज़्यादा होती है। इन फसलों पे ये एमएसपी मांग रहे हैं, खाद्यान्न फसलों पे एमएसपी मांग रहे हैं। एटलीस्ट इनका एक रेट तय हो। नकदी फसलें जिसमें कपास आती है, मूंगफली आती है, गन्ना आता है, इन फसलों पे मांग रहे हैं ताकि ये फसलें एक्चुअली ज़्यादा बोई जाती है या ज़्यादा एरिया में बोई जाती है। चलो सर, एक तो पॉइंट हमारा ये हुआ कि ठीक है, आप लोग इस बात को समझ गए कि एक्चुअली सरकार किस बात पे दे रही। सरकार अच्छा बाजरे पे दे देती, मान लेते एमएसपी। हरियाणा में भवांतर भरपाई योजना चल रही है एक, इसका मतलब कि एटलीस्ट मार्केट में हम एक प्राइस सेट कर लेते हैं और मार्केट के अंदर जितना भी प्राइस पे बिकती है, मान लेते हैं कि आपको बाजरे का एमएसपी 4,000 रुपये पर क्विंटल दे देते हैं, मार्केट में मान लेते हैं 3,000 रुपये बिक रहा है तो बेच दो, जो बीच का गैप आ गया वो हम आपको फिल कर देंगे। मतलब आपको तो 4,000 रुपये मिलेंगे, मार्केट में आप 3,000 में बेचाओ, 1,000 रुपये हम अपनी मर्जी से दे देंगे, या ऑन एन एवरेज पे खरीद लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मार्केट में 3,000 बिक रहा है, एमएसपी 4,000 है, आप 3,500 में हमें दे दो। ये है एमएसपी। लेकिन ये केवल बाजरे पे मिल रही है ना, बाजरे पे, सूरजमुखी पे, इनको कौन बोता है? बहुत लिमिटेड सा क्राइटेरिया रहता है इस पे। चलो एक तो गेम हो गया ये वाला। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ना इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। इस बार का चुनाव का तो बात भी यही है कि देश का गर्व है, इस बार चुनाव का पर्व और देश का गर्व। आपको वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन सोच समझ के डालना है कि किसे आप वोट दें, किस चीज़ के लिए वोट दें।
पहला पॉइंट है। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल तथ्यों के आधार पे चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, केवल मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा लोग जिसकी आड़ में बात करते हैं, मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वो पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, हमारी बीजेपी सरकार के चलते हुए या मोदी राज के अंदर ना इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होगी कि हम दुनिया में 5वें नंबर पे स्टैंड करते हैं, जहाँ पे सबसे टॉप आप लोग पढ़ा करते हो अमेरिका को, फिर चाइना को पढ़ा करते हो, और ऐसे ही इस लिस्ट में आप लोग जर्मनी जापान को भी देख रहे हो, और उसी लिस्ट के अंदर आप लोग देख रहे हो इंडिया को 5वें नंबर पे। और आने वाले साल में अगर कहते हैं हमारी फिर से सरकार आती है, तो हम लोग यही इकोनॉमी वाला क्राइटेरिया, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और जब जब मैंने जिस जिस इंसान से बातें सुनी ना, या कहते सुना, तो उसने हमेशा मुझे इस बात को बहुत ही चौड़ा होके, छाती चौड़ी करके, बहुत ही कड़क जवाब में कहा कि आपको पता भी है कि दुनिया के अंदर फिलहाल हम लोग 5वीं इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेरा एक बड़ा दबी आवाज में उनसे ही सवाल होता है, अगर आप 5वीं इकोनॉमी में हैं, आपको क्या फर्क पड़ा? बताना। जवाब है आपका, इस आपका आपके पास में इस बात का? आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरा देश आगे जा रहा है। कहाँ आगे जा रहा है? फैक्ट बताओ मुझे आप। मतलब सर, मतलब ये है कि जब आप बात करते हो अर्थव्यवस्था सुधरने की ना, तो उसमें एक प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि आप पर पर्सन कितना, लगभग लगभग भारत में 1,85,000 से 95 के बीच में दिखा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी ही लगभग मतलब 2.25 लाख या 2 लाख कमाता होगा। ये तो भारत में अभी रिसेंटली मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, जिसमें इनकम इन इक्वलिटी को पढ़ रहा था, जिसमें दिखाया गया कि जो 1% इनकम है ना, मतलब यूँ समझो 1% लोगों के पास में ज़्यादातर पैसा है भारत का, और हमारी जो स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, उसमें दुनिया में नंबर 1 साउथ अफ्रीका को दिखा रखा है, उसके बाद में 2 नंबर पे भारत को ही दिखा रखा है। अगर आप फैक्ट्स की बात करते हो तो फैक्ट पे चला करो हमेशा ही। तो वो आंकड़े हैं, वो कभी थोड़ी ना जुटलाए जा सकते हैं। गूगल सबके पास में है, ऑफिशियल मीडिया सबके पास में, जाके चेक करो कि इनकम इनइक्वालिटी या जो स्थिति खराब होती है, रहने लायक स्थिति खराब होती है। दुनिया में सबसे अच्छा जीवंत शहर जो रहने लायक स्थिति है वो वियना की है, और एक भारत की देखो आप लोग। अब आप आओ इन जो जीडीपी कहते हैं ना कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था सुधर के 5वें पे होगी, उस राज्य में ये हो गया, आप ये बताओ पर पर्सन कितना फर्क पड़ा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अब मैं दूसरी अलग बात पे आता हूँ, या तीसरी बात किसानों के बाद में जीडीपी की, और तीसरी बात पे आता हूँ बेरोजगारी वाली बात पे। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं उनके लिए ये आज छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं देखो सरकार के लिए न्यूट्रल हूँ, हर एक सरकार के लिए न्यूट्रल हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं बात उनसे कर रहा हूँ जो ये दावा ठोक रहे हैं, कड़क होकर आवाज़ में कह रहे हैं, जिनको या तो नौकरी नहीं मिली हुई। ये जो तीसरा मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही है। आपको मैं बताता हूँ, रोजगार, बेरोजगारी का मतलब क्या है कि आप रोजगार मांगने जाओगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। जो कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, मैं डेवलप्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपिंग कंट्री है, उनमें से अगर 100 लोग रोजगार मांगने जाते हैं, उनमें से 65 से 70 लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन भारत का सिचुएशन पता है क्या? 50 भी नहीं है, लगभग 45, 46, 47 है। 100 लोग अगर रोजगार मांगने जाते हैं ना, इसमें 45, 46, 47 है, 50% भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सरकारों के आंकड़े क्या आते हैं कि ज्यादा आबादी है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था ना इस आबादी के कारण ही इस नंबर पे हो, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स बात करो तो। ज्यादा आबादी है तो करके कहते हैं सबको रोजगार नहीं दिलवाया जाता है। इस बार के चुनावी मैनिफेस्टो में भी प्रति व्यक्ति का आय का जिक्र नहीं किया गया है। एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी आपको कुछ कह दे कि हमारा देश आगे बढ़ गया, हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, दुनिया में हमारा नंबर ये आ गया, वहाँ रिलेशन अच्छे हो गए, वहाँ रिलेशन अच्छे हो गए, ये सब खोखली बातें हैं। प्रैक्टिकल बात सोचा करें, फैक्ट्स के आधार पे सोचा करें कि पर पर्सन लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ पे कितने रोड बने हुए हैं, कितनी हेल्थ फैसिलिटी है, कितना अच्छा स्कूल है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल के अंदर स्टेडियम है कि नहीं है, स्कूल का रिजल्ट जो है ना पर पर्सन मतलब या कह सकते हो पर टीचर क्या, स्टूडेंट का रेशियो क्या आ रहा है, क्राइम रेट वहाँ पे क्या है, कितना सिक्योरिटी आप वहाँ पे फील करते हो, पॉल्यूशन वगैरह का जो रेट है वो क्या है। सरकार पॉल्यूशन में क्या करेगी? बिल्कुल करेगी, कंट्रोल करती है। एनजीटी का काम ही तो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यही तो कंट्रोल करने का काम है। पराली जलाते हैं किसान, सरकार क्या करे? बिल्कुल कर सकती है, पराली के अच्छे दाम दो, किसान थोड़ा ना जलाना चाहता है, उसको कौन मशक्कत करेगा वो बेचारा। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अब देखो ऐसा है कि पढ़े लिखे बहुत सारे बच्चे आजकल हो गए हैं, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ लगा लो, पर बात यह है कि मैं एक टीचर लगा लो, ठीक है ना, एक साधारण सामान्य पढ़ा लिखा इंसान लगा लो, पर एक बात कह देता हूँ मैं कि ये एक पॉइंट है जो सोचने का है, वो है किसान।
आप कहोगे सर मैं शहर में रहता हूँ, मुझे क्या किसान से वास्ता है या लेना देना है। बेटा तुम जो रोटी खा रहे हो वो एटलीस्ट वहीं से ही आएगी, उसी मुद्दे से ही, उसी जगह से ही आएगी। वो नहीं है, नो फार्मर नो फूड, वो सच्ची बात है एक। तो एक मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं इस मुद्दे पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी सुनना, जो सोचना ज़रूरी है। थोड़े समय पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ किसान बीमा मुआवजा के लिए रोड पे बैठे थे। किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। इस सरकार के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो बहुत अमीर लोग थे ना, वो अमीर से और अमीर होते गए। अमीर से और अमीर होते गए, लेकिन जो गरीब थे ना, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। आप अपने आप को सुधरा हुआ तब मानना, जब कड़क आवाज़ में बोलना कि हमारी इस राज्य सरकार में बहुत कुछ बदल गया, तब आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाए। आपके आपके पास में सिक्योरिटी जो है ना प्रॉपर, आपका क्राइम रेट ज़ीरो हो जाए, आपका गली मोहल्ला वो सुधरा हुआ आपको महसूस हो, आपकी आपके गली मोहल्ले की सड़कें लंदन जैसी हो, साफ-सफाई प्रॉपर हो, कचरे के ढेर ना हो। कभी आप लोगों ने एक स्वच्छता रैंकिंग पढ़ी है? हाँ, पढ़ी होगी। इंदौर टॉप पे पढ़ रहे हो, बाकियों का नाम क्यों नहीं सुनते आप लोग? टॉप 3, 3, 4, 5 के बाद में सब गायब है। क्या केवल इंदौर का ही ठेका स्टार्टिंग से, बाकियों का नहीं है? इसमें आता है एक एसडीजी आता है, सस्टेनेबल सॉरी एसडीजी नहीं आपका, जो आपका होता है ना एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। खैर उसके अंदर भी बता देता हूँ, एक 14 नंबर पॉइंट है जो साफ पीने लायक पानी का आंकड़ा दिखाता है। एक्चुअली उसमें भी हमारा आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा खराब है, नीचे का है आंकड़ा। और एक उसमें गोल नंबर 6 और गोल नंबर 14 दो है, लाइफ बिलो वाटर और आपके लिए पानी, इन दोनों पे ही है। लेकिन जो मैं कचरे वाली बात कर रहा था ना, उसके अंदर क्या है, उसमें आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। मतलब ये करते क्या है, शहर आपकी गली में एक गाड़ी आती है, कचरा उठा लेती है, कचरा उठा के शहर के किसी बाहर कॉर्नर पे जाके ढेर लगा देती है। सर उससे क्या होगा? उससे नुकसान क्या है? नुकसान तो है, वहां से ही वो हवा गुजर के आपके घर तक आएगी। एयर पार्टिकल, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर के थ्रू अंदर जाते हैं, उसकी वजह से आपको एयर पॉल्यूशन की वजह से तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहे, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, रोजगार देने के लिए तो कोई बात कर ही नहीं रहा है इसके बारे में। तो थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्स के ऊपर बात करिएगा आप लोग, संसदीय व्यवस्था के ऊपर बात करिएगा, ठीक है ना। देखो ये मेरी फिलॉसफी है, प्लीज़ भड़क मत जाना, ठीक है ना। मैं ये फिर कहूँगा आपके लिए, ठीक है ना। मुझसे तो किसी ने सवाल किया था कि सर ये किसानों के प्रोटेस्ट या किसानों के लिए, किसान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं क्या? देखो कि जब वक्त था सरकार का, तब सरकार ने किया क्या, किया कि उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, उनको बातचीत नहीं करने दी, उनके साथ में बहुत सारी मारपीट की, कभी गोलियां चलाई, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े, भयंकर ठंड, जब 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब ठंडा पानी उनके ऊपर बरसाया, बिल्कुल उनको रुलाने की हालत पे ले आए थे। आज वक्त है इनका भी, ठीक है ना। तो आज इनको भी जवाब तो देना चाहिए ना, बातचीत तो करनी चाहिए। और आज ही हितैषी क्यों बन रहे हैं? हमेशा ही कभी हमारे पास, हमारे गांव में हमारे हालचाल पूछने क्यों नहीं आते हैं? 5 साल कहाँ चले जाते हैं? ये सारी बातें सोचने की है, समझने की है। ज़्यादातर तो मैं इस मुद्दे पे कभी बात नहीं किया करता, लेकिन एक जागरूक होने के नाते आप लोग भी इस बात में सोचिएगा। कोई पार्टी क्या है, कोई पर्सन क्या है, या आपके पास कोई आता है तो इनसे ही सवाल करिएगा, आपका पूरा हक है। एजुकेशन के ऊपर सवाल, स्टेडियम के बारे में सवाल, आप स्पोर्ट्स के ऊपर क्या कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है ना ये बाकी जो चीज़ें हैं आपके, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, पर पर्सन इनकम उसमें क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, बैंक अकाउंट्स, अकाउंट सबके खुले पर क्या उसमें 15 लाख आए, ये छोटे इन जुमलों में मत रहिएगा। तो होप आप मेरी बात को थोड़ा पॉजिटिव वे में समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे। चलिए शुक्रिया, राधे राधे। आपके पॉजिटिव ओपिनियन क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू।